पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की आर्ट आपकी स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है और कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसकी समरी को समझना होगा। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और उसे बेच भी दिया। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था या फिर शराब पीता था। कभी शराब पीकर घूमता रहता था, अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियाँ देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा पैसों के साथ। ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वह बैंक करप्ट हो गया। इस कहानी में के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिनका नाम है रोनाल्ड जेम्स। वह एक सिंपल अमेरिकन के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। ये साधारण आदमी 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा भी हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ की थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक सिंपल अमेरिकन के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब इसका पता लगाया गया तो फिर पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह एक सिंपल लाइफ जीता था। जितने पैसों को बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्ट को इतना बड़ा नेट वर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसा कमाने की आर्ट एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइन अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार अरेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये की लॉटरी खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वो पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, ये क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वो गरीब आदमी के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वोकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमारे सपने से बहुत दूर है। उतना ही नहीं कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। जब सब हमारे लिए सपना है तो इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांसेस हम सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही लेते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं।
आपको ये क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस स्टोरी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गांव हो, मिडिल क्लास या रिच, ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्शन की सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के सपने, इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस और इमोशन से इफेक्ट होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूँगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लें वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंस और कैलकुलेशन के साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स की कहानी और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती की कहानी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में एक लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चे में से एक थे, वो लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है। अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवेंस की बात करते हैं। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर केंट इवेंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। लेकिन केंट इवेंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवेंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवेंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वही केंट इवेंस लाखों में से वो इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वही लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। और आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ, पर ये मत मान बैठो अपने जो डिसीजन लिए हैं वो सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो ये मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो। जब भी सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता दिला देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं तो लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके इनफ नहीं होता। ये इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रिस्पॉन्सिबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका
पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और सुखी शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन ये स्किल अटेंड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस इम्पॉर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वो एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी उनकी 86.5 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल्स को देना चाहिए उतना या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं जिनमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तब उनकी नेट वर्थ 9.3 बिलियन डॉलर थी। वही एक साधारण इंसान को जो नॉर्मली 20 साल तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, तो अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्क 30 साल की उम्र में मात्र 25 लाख होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अगर वो अब इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वो 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वो सिंपल इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वही वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 86.5 मिलियन डॉलर है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना था, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ किसी की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रीजंस देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही ल्यूक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वो उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वो समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने वो जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नाम के फॉर्मूले से उनकी नेट वर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। वीडियो के एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जब आप छोटे हैं तब सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं, और छोटे से शुरू करें और बड़े सपनों को देखें।